किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। किसान भाई और बहनों, गर्मियों का मौसम जो है अपनी चरम सीमा पर है और ऐसे में हमारी फसलों के साथ साथ जो हमारे पशु पक्षी हैं, हमारे मवेशी हैं, इनके लिए ये गर्मी का मौसम जो है काफी मुश्किल भरा हो सकता है। तो इसी कड़ी में जो है हम आज जानेंगे कि गर्मियों में मुर्गियों का, कुक्कुट का जो समुचित प्रबंधन है वो कैसे करते हैं। किसान भाई और बहनों, गर्मियों का मौसम मुर्गी पालन के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दौरान उच्च तापमान, गर्म हवाएं जैसे लू और आर्द्रता में उतार चढ़ाव भी होता है। ह्यूमिडिटी जो होती है वो चढ़ती उतरती रहती है, मुर्गियों के शारीरिक संतुलन को प्रभावित करती है। अत्यधिक गर्मी के कारण मुर्गियों में हीट स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है जिससे उनकी भूख जो है वो कम हो जाती है, पानी की खपत बढ़ जाती है और साथ ही साथ अंडा और मांस उत्पादन दर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार अत्यधिक तापमान मृत्यु दर को भी बढ़ा सकता है जिससे हमारे किसान भाइयों, मुर्गी पालकों को आर्थिक हानि भी होती है। इसलिए इस मौसम में मुर्गियों के लिए उपयुक्त आवास, संतुलित आहार, पर्याप्त स्वच्छ पानी और उचित स्वास्थ्य प्रबंधन बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि उनके उत्पादन स्तर को बनाए रखते हुए बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सके। अब जानते हैं कि ये मुर्गीशाला या पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री हाउस जो होता है, इसका प्रबंधन कैसे करते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। गर्मियों के मौसम में मुर्गी जो शाला होती है, पोल्ट्री फार्म होता है, पोल्ट्री हाउस होता है, इसका उचित प्रबंधन मुर्गियों को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। शेड को इस प्रकार बनाना चाहिए कि उसमें पर्याप्त वेंटिलेशन हो, ताजी हवा का आवागमन होता रहे, बना रहे। शेड की दिशा पूर्व पश्चिम रखना लाभकारी होता है जिससे सूर्य की सीधी किरणों का प्रभाव कम पड़ता है और छत पर सफेदी या चूने का लेप करने से भी गर्मी का अवशोषण कम होता है और अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। शेड के आसपास पेड़ पौधे लगाने से छाया और ठंडक मिलती है। इसके अतिरिक्त पंखों, कूलर, फॉगर्स या पानी का छिड़काव करके भी वातावरण को ठंडा रखा जा सकता है। पोल्ट्री फार्म में अधिक भीड़ नहीं रखना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए क्योंकि इससे तापमान बढ़ता है और मुर्गियों में तनाव उत्पन्न होता है। उचित सफाई और स्वच्छता बनाए रखना भी आवश्यक है ताकि रोगों का प्रकोप न बढ़े और मुर्गियां स्वस्थ रहें। वेंटिलेशन, हवादार व्यवस्था कैसे करें। गर्मियों में मुर्गियों को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने के लिए उचित वेंटिलेशन अत्यंत आवश्यक है। पोल्ट्री फार्म में ताजी हवा का निरंतर आवागमन रहने से तापमान नियंत्रित रहता है और हानिकारक गैसें जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो नुकसानदायक गैसें हैं, ये सब बाहर निकल जाती है जिससे मुर्गियों को श्वसन में सुविधा होती है और हीट स्ट्रेस का प्रभाव कम होता है। शेड में पर्याप्त संख्या में खिड़कियां और जालियां होनी चाहिए ताकि हवा का प्रवाह बाधित न हो। आवश्यकता पड़ने पर एग्जॉस्ट फैन या पंखों का उपयोग किया जा सकता है जिससे वायु संचार को भी और बेहतर बनाया जा सकता है। उचित वेंटिलेशन से न केवल मुर्गियों का स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि उनकी वृद्धि और उत्पादन क्षमता भी बनी रहती है। अब पानी का जो प्रबंधन है, पानी का मैनेजमेंट है, वो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। गर्मियों में मुर्गियों के लिए पानी का उचित प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उच्च तापमान के कारण उनके शरीर में पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। मुर्गियों को हमेशा स्वच्छ, ताजा और ठंडा पानी उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वे निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रेस से बच सकें। पानी के बर्तनों को छायादार स्थान पर रखना चाहिए ताकि पानी अधिक गर्म न हो और बार बार बदलते रहना चाहिए। गर्मियों में पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी मिलाने से मुर्गियों की सहनशीलता बढ़ती है और तनाव कम होता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी मुर्गियों को आसानी से पानी मिल सके, इसलिए पर्याप्त संख्या में पानी के बर्तन होना चाहिए। उचित जल प्रबंधन से मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उत्पादन क्षमता बनी रहती है। आहार का प्रबंधन कैसे करें। गर्मियों में मुर्गियों का आहार प्रबंधन विशेष ध्यान देने योग्य होता है क्योंकि अधिक तापमान के कारण उनकी भूख कम हो जाती है और साथ ही साथ इससे उनकी वृद्धि और उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। इस स्थिति में मुर्गियों को संतुलित और सुपाच्य आहार देना चाहिए जो आसानी से पच सके, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्वों की पर्याप्त मात्रा हो। भोजन को दिन के ठंडे समय जैसे सुबह जल्दी और शाम को देना अधिक उपयुक्त रहता है ताकि मुर्गियां आसानी से आहार ग्रहण कर सके। अधिक ऊर्जा और वसा युक्त आहार जो होता है उससे अभी बचना चाहिए क्योंकि इससे शरीर में अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न होती है। आहार में विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स का समावेश करने से हीट स्ट्रेस कम
करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त चारे की गुणवत्ता और ताजगी बनाए रखना भी आवश्यक है ताकि मुर्गियों का स्वास्थ्य और उत्पादन स्तर जो है वो अच्छा बना रहे। हीट स्ट्रेस का जो नियंत्रण है वो कैसे करना चाहिए ये जानते हैं। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों में हीट स्ट्रेस एक गंभीर समस्या के रूप में उभरता है, जिससे उनके स्वास्थ्य, वृद्धि और उत्पादन क्षमता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है उनके स्वास्थ्य, वृद्धि और उत्पादन क्षमता में। जब वातावरण का तापमान मुर्गियों की सहनशीलता से अधिक हो जाता है तो वे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाती हैं और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में मुर्गियां तेज सांस लेने लगती है, पंख फैलाकर बैठती हैं, पानी का अधिक सेवन करती हैं और आहार का सेवन कम कर देती है, जिससे अंडा उत्पादन और वजन वृद्धि प्रभावित होती है। और साथ ही साथ जो है इसमें हीट स्ट्रेस को नियंत्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं, शेड में पंखे और तापमान का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। शेड में पंखे, कूलर, फॉगर्स या स्प्रिंकलर का उपयोग करके वातावरण को ठंडा रखा जा सकता है। छत पर पानी का छिड़काव या गीले बोरे डालना भी तापमान कम करने में सहायक होता है। मुर्गियों की भीड़ को नियंत्रित रखना चाहिए क्योंकि अधिक घनत्व में गर्मी और तनाव बढ़ता है। इसके अलावा मुर्गियों को दिन के ठंडे समय में ही आहार देना चाहिए, जैसे कि पहले ही बताया गया है, और स्वच्छ ठंडा पानी हर समय उपलब्ध कराना चाहिए। पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी मिलाने से शरीर में संतुलन बना रहता है और तनाव कम होता है। परिवहन, टीकाकरण और अन्य प्रबंधन कार्यों को भी सुबह या शाम के समय ही करना चाहिए। जैसे अगर आपको टीका लगाना है या कहीं मुर्गियों को ले जाना है तो भी ये सुबह और शाम का समय जो है उपयुक्त होता है ताकि अतिरिक्त तनाव से बचा जा सके। इस प्रकार उचित प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर हीट स्ट्रेस के प्रभाव को कम किया जा सकता है, मुर्गियों के स्वास्थ्य और उत्पादन को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जानते हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन कैसे करें। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण रोगजनक जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई यानी फफूंद जो होती है, इसकी भी वृद्धि तेजी से होती है, जिससे विभिन्न बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए जो पोल्ट्री फार्म या मुर्गीशाला की नियमित सफाई और कीटाणु शोधन करना अनिवार्य है ताकि वातावरण स्वच्छ और रोग मुक्त बना रहे। बिछावन जो होता है नीचे में, जिसे लिटर कहा जाता है, को सूखा और साफ रखना चाहिए क्योंकि गीला और गंदा लिटर या बिछावन जो होता है अमोनिया गैस उत्पन्न करता है जो मुर्गियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। मृत या बीमार मुर्गियों को तुरंत अलग कर देना चाहिए ताकि संक्रमण अन्य मुर्गियों में न फैले। समय समय पर टीकाकरण कार्यक्रम का पालन भी करना बेहद आवश्यक है। पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाओं का उपयोग करना चाहिए। बाहरी व्यक्तियों और जानवरों के अनावश्यक प्रवेश को रोकना भी जैव सुरक्षा जो बायोसिक्योरिटी होता है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि उनके माध्यम से जो सूक्ष्म जीवों का जो संचरण है वो मुर्गियों तक हो सकता है, इसकी संभावना बनी रहती है। इसलिए बाहरी व्यक्ति और जानवरों का जो अनावश्यक प्रवेश है इसे जरूर रोकें। इसके अलावा पानी और आहार के बर्तनों को नियमित रूप से साफ करना बेहद आवश्यक है क्योंकि उसमें जो है रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं, इसे आपको पनपने नहीं देना है। उचित स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रबंधन अपनाकर न केवल मुर्गियों को बीमारियों से बचाया जा सकता है बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता को भी बनाए रखा जा सकता है, जिससे पोल्ट्री पालन ज्यादा लाभकारी होता है। अब जो मुर्गियों की जो संख्या है, भीड़ प्रबंधन है, स्टॉकिंग डेंसिटी जिसे कहा जाता है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए वो जानते हैं। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों के लिए उचित स्टॉकिंग डेंसिटी बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक भीड़ से शेड के अंदर तापमान और आर्द्रता तेजी से बढ़ जाती है, जिससे हीट स्ट्रेस का खतरा बढ़ जाता है। अधिक घनत्व के कारण मुर्गियों को पर्याप्त स्थान, हवा और पानी नहीं मिल पाता, जिससे उनका विकास, स्वास्थ्य और उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए गर्मियों में सामान्य से कम संख्या में मुर्गियों को एक स्थान पर रखना चाहिए ताकि उन्हें पर्याप्त जगह मिल सके और वे आराम से रह सकें। पर्याप्त स्थान होने से मुर्गियों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होती है, आक्रामक व्यवहार घटता है और रोगों के फैलने की संभावना भी कम हो जाती है। उचित स्टॉकिंग डेंसिटी बनाए रखने से मुर्गियों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और उनकी जो उत्पादकता है उसमें भी सुधार होता है। अब ऐसे समय में क्या विशेष सावधानियां अपनाई जानी चाहिए, इसे जान लेते हैं। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की सुरक्षा और उत्पादन को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष सावधानियां अपनाना अत्यंत आवश्यक होता है। सबसे पहले मुर्गीशाला यानी पोल्ट्री फार्म के आसपास स्वच्छ और ठंडा वातावरण बनाए रखना बेहद आवश्यक है और शेड में सीधी धूप को प्रवेश करने
से रोकने के लिए पर्दे, जालियों और हरित आवरण ग्रीन नेट का उपयोग आप कर सकते हैं। दिन के सबसे गर्म समय विशेषकर दोपहर में अनावश्यक गतिविधियों जैसे मुर्गियों को पकड़ना, टीकाकरण और स्थानांतरण से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मुर्गियों में अतिरिक्त तनाव उत्पन्न होता है। जो परिवहन का कार्य है वो भी सुबह या शाम के समय में ही करना चाहिए। मुर्गियों के व्यवहार पर नियमित रूप से निगरानी रखना बेहद आवश्यक है। यदि वे तेज सांस ले रही हैं, तो पंख फैलाकर बैठ रही हों या सुस्ती दिखा रही हों, तो तुरंत शीतलन उपाय बढ़ाना चाहिए। अचानक तापमान परिवर्तन से बचाव करना चाहिए, क्योंकि इससे मुर्गियों के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बिजली आपूर्ति में बाधा की स्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे जनरेटर रखना लाभकारी हो सकता है, जिससे कि पंखे या कूलिंग सिस्टम लगातार चलते रहें। शुद्ध और ठंडा पानी हर समय उपलब्ध होना चाहिए और फीड और साथ ही पानी के बर्तनों को छायादार स्थान पर रखना चाहिए। इन सभी सावधानियों को पालन करके गर्मियों में मुर्गियों को हीट स्ट्रेस से आप बचा सकते हैं किसान भाइयों और बहनों, और उनकी उत्पादकता और स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख सकते हैं। कुल मिला के अंत में हम ये कह सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की समुचित प्रबंधन अपनाना बेहद आवश्यक है, ताकि हीट स्ट्रेस के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके और उत्पादन स्तर बनाया रखा जा सके। उचित मुर्गीशाला प्रबंधन, संतुलित आहार, स्वच्छ और ठंडे पानी की उपलब्धता, बेहतर वेंटिलेशन और नियमित स्वास्थ्य और साथ ही स्वच्छता उपायों के माध्यम से मुर्गियों को स्वस्थ रखा जा सकता है। साथ ही भीड़ नियंत्रण और विशेष सावधानियों का पालन करके मृत्यु दर को कम किया जा सकता है और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार वैज्ञानिक और सावधानी पूर्वक प्रबंधन करके पोल्ट्री पालन को गर्मियों में भी लाभकारी और सफल बनाया जा सकता है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। भवानी माही दर्शन दे, तोरी महिमा है अजब अपार। भवानी माही दर्शन दे, ओ तोरी महिमा है अजब अपार। भवानी माही दर्शन दे। तोरी दया से मैया गूंगा बोले, तोरी दया से मैया गूंगा बोले। तोरी कृपा से अंधा आँखी खोले, तोरी कृपा से अंधा आँखी खोले। मैया सुनी ले तो बिनती हमार। भवानी माही दर्शन दे, ओ मैया सुनी ले तो बिनती हमार। भवानी माही दर्शन दे, तोरी महिमा है अजब अपार। भवानी माही दर्शन दे।
से मैया लंगड़ा दौड़े, तोरी दया से मैया लंगड़ा दौड़े, तोरी कृपा से बांझन ललना खिलावे, तोरी कृपा से बांझन ललना खिलावे, कैसे चढ़ी पौवे सीढ़िया तोहार, भवानी माई दर्शन दे। ओ कैसे चढ़ी पौवे सीढ़िया तोहार, भवानी माई दर्शन दे। तोरी महिमा है अजब अपार, भवानी माई दर्शन दे। तोरी महिमा है अजब अपार, भवानी माई दर्शन दे। तोरी महिमा है अजब अपार, भवानी माई दर्शन दे। तोरी महिमा है अजब अपार, भवानी माई दर्शन दे। भवानी माई दर्शन दे, भवानी माई दर्शन दे। किसान भाइयों नमस्कार। कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीना संभव नहीं है। जल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है कि जल के बिना हमारा भविष्य संभव ही नहीं है। ऐसे में इतना अनमोल जल जो प्राकृतिक स्रोत से बिना किसी भेदभाव के सूखी वसुंधरा को मिल रही है, तो क्यों ना अपने कल को बचाने के लिए वर्षा जल संग्रह करें और हम अपने भविष्य संवारें। जी दोस्तों, अब वक्त है कुछ करने की, तो आइए जानते हैं कि वर्षा जल कैसे संग्रहित करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है जल ग्रहण मिशन के श्री मदन साहू जी को। मदन साहू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। मदन साहू जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वर्षा जल संग्रहण होता है, उसके कितने तरीके होते हैं और उसको हम कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों, वर्षा जल एक तो बहुत बहुमूल्य वरदान है प्रकृति का। हम देखते हैं कि प्रकृति हमें भरपूर जल दे रही है और कुछ वर्षों का अगर हम देखें अनुमान, तो वर्षा कुछ समय में तेजी से बरस के और पूरा पानी बह जाता है। अब वो समय नहीं रहा जब लगती थी सावन की झड़ी और एक लंबा समय पानी गिरता था और पानी धीरे धीरे जमीन में जाता अब ऐसा हो रहा है कि कम समय में ही जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि सारा पानी बेकार का बह जा रहा है और हम उसको उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। किस तरह से जल को संग्रहित करें कि ऐसे किसान भाई जिनकी भूमि पहाड़ी इलाका के आसपास है और वो वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है जी, वहाँ पर वो किस तरह से वर्षा जल को संग्रहित कर अपनी भूमि को उर्वर बना सके। देखिए किसान भाइयों, क्या होता है, कृषि विभाग आपको बार बार सलाह देता है गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। क्या होता है, जितनी गहरी जुताई आप करेंगे उतना ही आपकी जमीन में जल का संचय होगा। जल संचय के लिए पानी का धीरे धीरे बरसना और उसका कुछ समय तक जमीन में स्थिर रहना, ये सबसे बड़ा मेजर एक आप कारण काम कर सकते हैं। मतलब ऐसी भूमि जो जिसमें उर्वरा शक्ति कम है, नमी नहीं रहता है, जिस वजह से हम कोई फसल नहीं लगाते हैं, तो बारिश से पहले प्री मानसून यदि हम उस खेत की गहरी जुताई करते हैं तो उससे भी उसमें नमी बनाए रखा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा किसान भाइयों, अब तो कंटूर कल्टीवेशन भी आप सुने होंगे जी, समुच्च खेती जिसको कहते हैं, सीढ़ी नुमा खेती। इस प्रकार से खेती करने में क्या होता है कि हम खेत को समतल करते हैं और उसमें सीढ़ी नुमा कर लेते हैं समतल करके, ताकि उसमें पानी बह के निकले नहीं। इस प्रकार से उसकी मेड़ बांधते हैं ताकि पानी उसमें जो गिरे तो वहीं स्टोर हो जाए। स्टोर हो जाए जी।
और आप अपने खेतों के आसपास गली प्लग बना सकते हैं, जिससे मिट्टी के गली क्या होता है सर? गली प्लग छोटी छोटी जो नालियां रहती है, छोटे छोटे नाले जो बन शुरू के स्टेज में होते हैं, इनको हम लोग नाले को बांध के सीधा मतलब मेड़ डाल के रोक देते हैं पानी, ताकि उसमें पानी भरे और वहीं पे स्टोर होता रहे। मतलब जो ऊपर से पहाड़ की चोटी से पानी आ रहा है जी। तो निश्चित रूप से उसमें नाली टाइप का बन जाता है। जी बिल्कुल। यदि बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है तो हम उस नाली को बंद करके थोड़ा बहुत पानी उसमें संग्रह कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मिट्टी कटाई भी रुकेगी और पानी स्टोर होने से क्या है कि जो जल वहाँ रुकेगा तो कुछ समय की नमी बनाए रखेगा। और उसमें जैसे कि जो नाली जो है जो ऊपर से आ रहा है पानी, उसके बांधने के भी तरीके हो सकते हैं कि जो हम पहले ऊपर वाला डैम बना रहे हैं तो उसकी थोड़े गड्ढे में बनाए कि यदि वहां से भरता है तो फिर नीचे आता है जी, मतलब सीढ़ी नुमा टाइप में ही बनाए तो पहले ऊपर का रिचार्ज हुआ भरा, फिर नीचे का आया, धीरे धीरे सारी जगह पे पानी रुक जाए तो ज्यादा पानी रोक सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, वाटर सेट के कॉन्सेप्ट में जो होता है कि पानी को जहां गिरता है उसको वहीं रोक देना है। जैसे ही आपकी नाली से पानी बहने लगता है तो जो हम पहली नाली को बांधते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप बांधते हैं। गली प्लग बनाएंगे तो लगभग एक ही नाली में 10-12 इकट्ठे बना देंगे एक के बाद एक के बाद, ताकि पानी वहीं रुकते जाए, फिर अगले इसमें वहीं रुके। इस प्रकार से पानी भरता हुआ, मतलब पानी को बहने देना ही नहीं, पानी को धीरे धीरे चलना सिखाना है। तो मतलब ऐसे खेत जहाँ पर मान लीजिए कि नाली भी नहीं है जी, और वो उर्वर नहीं है और अभी बारिश का टाइम है जी, तो उस खेत में नमी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए किसान, ऐसे में आप मेड़ बंधान का सहारा ले सकते हैं। मेड़ बंधान ऐसी एक प्रक्रिया जिसमें खेत का पानी खेत में ही रुका रहता है, उसमें भाग नहीं सकता। तो ऐसे किसान भाई जिनका खेत ऊपर में है, या तो वो अपने खेत के आसपास अर्धन चेक डैम की सिफारिश करें। जी। फॉरेस्ट्री बनाती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाता है, वाटर सेट अलग बनाती है, नरेगा अलग से काम कर रही है इसके लिए। कई सारी योजनाएं हैं जो पहाड़ों से लगे हुए खेतों में काम कर रही है। तो ऐसे योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई कैसे ले सकते हैं? इसके बारे में हमारे किसान भाई देखिए, किसान भाई अगर इन चीजों में काम कराना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत के माध्यम से नरेगा में आवेदन कर सकते हैं, जिला पंचायत के माध्यम से, जनपद पंचायत के माध्यम से आप वाटर से योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग आपके लिए वो व्यवस्था इसी प्रकार से करता है कि आपसे प्रस्ताव मंगा के और जो व्यक्तिगत हितग्राहियों को सुविधाएं प्रदान करती है। तो इसमें किसान भाइयों को भी कोई पैसे खर्च करने होते हैं? देखिए, कृषि विभाग में शायद उनका अंशदान की कुछ व्यवस्था है, कुछ अंशदान लेके बाकी कृषि विभाग देती है। नरेगा में तो पूरी तरीके से सरकार करती है। और वाटर शेड में जो व्यवस्था है उसमें एक चयनित गांवों में ही काम किए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ अंशदान किसान को देना पड़ता है। तो 2-3 तरह से कर सकते हैं, एक तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा नरेगा वाला और तीसरा जो है वाटर सेट प्रोजेक्ट में। तो जिन किसान भाइयों को अपने खेत में स्टॉप डैम बनवाना हो तो वो यहाँ संपर्क करके कर सकते हैं। ऐसे किसान भाई जो इन तीनों में से किसी का सहारा ना लेना चाहे, या फिर मान लीजिए उनकी खेती की रकबा बहुत कम है और वो पहाड़ के पास है, तो वो किस तरह से अपने खेत को उर्वर बनाए? जी, एक तो क्या है कि जो खेत पड़ती होते हैं इनमें तो क्या है कि एक तो खेती वो या तो प्लांटेशन का सहारा ले जिससे उनको इनकम मिल सकती है। और प्लांटेशन लगाने से क्या होता है कि आपकी जमीन उर्वरा बनती है। आप तो फिर ग्रीन कल्टीवेशन कर सकते हैं। आप मतलब ग्रीन खाद के रूप में भी आप उसमें पहले लेके फिर आप अपनी फसल लगा सकते हैं। जहां तक पानी रोकने की बात है तो उसमें आप अगर जमीन आपकी पड़ती है तो आप उसमें कंटूर कल्टीवेशन करा सकते हैं। ये क्या होता है? कंटूर कल्टीवेशन में यही कि सीढ़ीनुमा खेती अच्छा आप कर सकते हैं। और पानी रोकना है तो पानी के लिए आप उसमें स्टेकर कंटूर ट्रेंच बना सकते हैं। स्टेकर कंटूर ट्रेंच क्या होता है कि 3-3 मीटर के लंबे गड्ढे होते हैं, 1 मीटर चौड़े 1 मीटर गहरे। इन गड्ढों में पानी सबसे अधिक रुकता है और ये जमीन की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाए रखता है। लेकिन उसका फायदा नीचे के खेतों को मिलता है, उन खेतों को नहीं मिलता है जो ऊंचे लेवल पे होते हैं। तो ऊंचे लेवल पे ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकता है? जी, वो तो वर्षा आधारित खेती है। आप उसमें जो बरसात में पानी गिरेगा उसमें आप खेती कर सकते हैं जी। लेकिन आप अर्धन चेक डैम वगैरह या ऐसी संरचना जो छोटी छोटी संरचना, बोल्डर चेक हो गया, बना के आप अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ समय पानी रुकेगा और खेत समतल हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें खेती कर सकते हैं। तो वर्षा जल जो है सो इतना महत्वपूर्ण है और सिर्फ हमारे किसान भाइयों के लिए ही नहीं, ऐसे व्यक्ति
जहाँ पर पीने की भी पानी की समस्या होती है जी। वो अपने घर में या छत ऐसा बनवाएं कि वो जो बारिश हो रही है उसका पानी सीधे बोर में जाए। जी। जहाँ भी बोर बना हुआ है, गर्मी का मौसम जब आता है तो कई बार उसका जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से ऐसे कंडीशन को देखिए, ना हम बात करके स्लोप के हिसाब से 25% स्लोप पे तो हमने चारागाह कर दिया जी। 25 के बाद 12.5% तक हम लोग लेते हैं अर्धन चेक पर्सपोषण तालाब। ये तो सर हो गई बात जो खेतों की। अब हम बात करना चाह रहे हैं ऐसे किसान जो कि बोर बनवाए हुए हैं जी। और बोर के आसपास में मतलब पानी यदि संग्रह करें तो जो उसका वाटर लेवल है वो रिचार्ज होगा, जी। जिससे गर्मी के मौसम में पानी का स्तर कम नहीं होगा और खेती के लिए पानी उसको मिल सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए किसान भाई, क्या है कि आप अपने घर के आसपास संकन पोल, जिसे हम सोख्ता गड्ढा कहते हैं, सोख्ता गड्ढे का निर्माण कर सकते हैं। अब ट्यूबवेल रिचार्ज की व्यवस्था नरेगा से होती है, उसमें आप आवेदन करके अपना ट्यूबवेल रिचार्ज करवा सकते हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि सोख्ता की व्यवस्था, जी, तो इसको कैसे बनाया जाता है? सोख्ता गड्ढा का एक साइज रहता है, उस साइज को आप जैसे आवेदन करेंगे नरेगा में तो उनके जो इंजीनियर आएंगे अपना लेवल उसका लंबाई चौड़ाई नाप के, उसमें कुछ चीजें ऐसी रहती है जो मटेरियल लगाते हैं, जैसे अपना पत्थर हो गया, एक लेयर पत्थर की, एक लेयर रेता की, और ऊपर के लेयर में मिट्टी भर के उसको कर देते हैं ताकि पानी उसमें जाएगा तो वो। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए सर? जैसे मान लीजिए बीच में बोर है हमारा जी, उसके चारों ओर से बनाना है जी, या फिर इस तरफ से बनाना है जिधर से पानी आने का सोर्स है? नहीं, देखिए क्या है, बोर तो एक्चुअली हमेशा प्लेन एरिया में रहेगा जी। उसका एक रहता है कि आप उसमें चंद मतलब गोलाकार गड्ढा बनाएंगे जी। और जिसका जो है लगभग 1 मीटर चौड़ाई रहेगी, और इसको काफी गहराई तक खोद के उसमें नीचे से फिलिंग करते लाते हैं, मिट्टी पत्थर मतलब रेता पत्थर रेता पत्थर रेता पत्थर इस टाइप से भर के उसको बजरी भी बोलते हैं, बजरी और वो फिर रेता जी, दोनों डाल करके ऊपर तक लाएंगे जी। तो इस तरह से बोर को और फिर ट्यूबवेल को उसको रिचार्ज इसी प्रकार से कुएं को रिचार्ज कर सकते हैं। कुएं के आसपास 1 मीटर चौड़ाई का रिंग बना के उसको पत्थर और रेता से भर के उसी प्रोसेस से इसको भर सकते हैं जी। तो बारिश का जब पानी उसमें भर जाएगा तो निश्चित रूप से जब गर्मी का मौसम आएगा पानी की बहुत समस्या होगी जी, तो हम पहले से रिचार्ज करके रखेंगे। तो क्या है, जिस प्रकार से लोगों की मांग है पानी की, उस प्रकार से हम उसका रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें ट्यूबवेल रिचार्ज, कुआं रिचार्ज और हैंडपंप रिचार्ज की आवश्यकता है महसूस हो रही है। तो निश्चित रूप से इस मानसून हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वर्षा जल का संग्रहण करें, क्योंकि कहते हैं कि जल है तो कल है। यदि हमें अपना कल बनाना हो तो वर्षा जल का संग्रहण बहुत ही आवश्यक है। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।